हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आओ जी, पहले कुछ इसकी बातें नोट करेंगे, तो साथ साथ नोट डाउन करें। नंबर वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is a nominal account in nature। तो इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसको बिल्कुल बनाते हैं। तो नंबर थ्री, तो आपको बच्चों पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो एक फीचर और इस अकाउंट का फिर निकल के आ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल बेसिस का बच्चों क्या मतलब होता था? एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर पीरियड का, तो उस पीरियड की सारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आप रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट। वेदर इट इज पेड और नॉट, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि सैलरीज पे की है, ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरीज पे की है 1000 रुपीज सैलरी पर मंथ, ठीक है, तो अप्रैल की सैलरी मई में पे कर दी, मई की सैलरी जून में, तो ऐसे करते 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 फेब की सैलरी मार्च में पेड हो गई, मगर मार्च की सैलरी जो है वो अभी पे नहीं हुई, तो लास्ट मंथ की सैलरी जो है, लास्ट मंथ मार्च की, वो सैलरी अनपेड है। तो पे कितनी की है? 11th मंथ की सैलरी ऑलरेडी पेड हो चुकी है, 11,000 रुपये, ये पेड है। तो एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि ये जो 1,000 की सैलरी जो अनपेड है, तो आप एक्रूअल बेसिस के हिसाब से टोटल सैलरी कितनी रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट में? जितना पे कर दिया है 11,000, ये तो आना ही आना है, प्लस जो अनपेड है 1,000 की सैलरी लास्ट मंथ की, तो वो भी रिकॉर्ड करें, तो टोटल सैलरी कितनी रिकॉर्ड की जाएगी? 12,000। तो ये तो आप कंसेप्ट जो है 11th में लगाते ही थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था एक्रूअल बेसिस के ऊपर। तो एक्रूअल बेसिस में जो कैश ट्रांजेक्शन है वो भी रिकॉर्ड होती है, प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन या नॉन कैश, जो कैश चाहे पे नहीं भी किया फिर भी उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो टोटल एक्सपेंस दिखाए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस में हम सैलरीज 12,000 दिखाते थे, आपको याद होगा, आप प्लस आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट करते थे, और एक और एडजस्टमेंट होती थी प्रीपेड, तो उसको आप माइनस करते थे, ठीक है, तो यही सब हम दोबारा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब ये हो गया, तो इससे फोर्थ पॉइंट आपका निकल के आता है। तो नंबर 4 पे फिर आप लिख लें, इन दिस अकाउंट
in this account both cash and non-cash transactions are recorded. ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड या टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो कैश भी लेनी है और नॉन कैश भी लेनी है। एज पर एक्रूवल बेसिस आप कैश और नॉन कैश दोनों रिकॉर्ड करते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे अब आप लिखें, बच्चों आपने कुछ क्लासिफिकेशन की थी लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शंस की, तो आपने अपने देखो पिछले रजिस्टर पे कुछ नोट किया होगा, जैसे ये रहा। तो आपने कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ आइटम्स नोट कर रखी हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि जो सेल ऑफ एसेट से आपका कुछ पैसा आ रहा है, या लॉन्ग टर्म कुछ और रिसिप्ट्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसका मतलब शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं आप नोट कर लो। कैपिटल रिसिप्ट्स रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, तो उसमें रिसिप्ट साइड में जो पैसा आ रहा है आप कैपिटल रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसी के आगे लिखें नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों जो सेल ऑफ एसेट है या परचेज ऑफ एसेट है वो एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है। कैपिटल टाइप की ट्रांजैक्शन जो है वो आप बैलेंस शीट में अफेक्ट दिखाएंगे, मतलब एसेट्स में आप उसका अफेक्ट दिखाएंगे कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप लेते ही नहीं थे, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आएंगी, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। कैपिटल रिसिप्ट के आगे रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, तो आगे चल के इसको धीरे धीरे और समझेंगे डिटेल में। अभी आप नोट कर लें, एक और नोट करें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आगे नोट किया जाए रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपने ये भी रिकॉर्ड की थी रिसिप्ट एंड पेमेंट में। एंड ऑल्सो रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगी आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगी। ठीक है, क्योंकि रेगुलर नेचर की ये रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद कैपिटल पेमेंट्स। तो कैपिटल पेमेंट्स के आगे बच्चों लिखो रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड होती ही है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती, तो आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, बस ये पॉइंट अभी लिख लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। लास्ट पॉइंट आपका लिखा होगा रजिस्टर में रेवेन्यू पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट जो बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस, तो इसके आगे लिख लो रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं। एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी,
तो बच्चों यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने देखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आ रही हैं, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट के आगे लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ना तो कैपिटल पेमेंट आएगी और ना ही कैपिटल रिसिप्ट्स आएंगी। ठीक है, ये रहा। तो कैपिटल रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। ठीक है जी। चलो आओ फिर इसके बेसिस पे आगे पॉइंट बनाते हैं और जल्दी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करेंगे। आओ जी, नंबर 5। तो नंबर 5 में लिखा जाए, लिखो जी फिर, ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, only revenue receipts and revenue payments are recorded along with given adjustments. Along with given adjustments, ब्रैकेट में लिखना फिर adjustment like outstanding expenses, comma, prepaid expenses, etc. ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं और किस में रिकॉर्ड करना है वो तो हम वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही लिख रहे हैं, तो आगे लिख लें इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सारे पॉइंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हैं। तो फिफ्थ पॉइंट, ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड अलोंग विद गिवन एडजस्टमेंट्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। तो इसी के आगे या नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट बना ले छोटा सा, एक चीज और नोट कर लेते हैं फिर। तो आप लिखें कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर नॉट recorded इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन नहीं लेनी आपने, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करनी, कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, समझ आ गया सर। आगे बढ़ो फिर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 लिख लो फिर इसी से रिलेटेड। तो बच्चों आपने लिखा था कि ये एक्रूअल बेसिस पे आपने बनाना है, एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस ये कहता है कि आप कैश और नॉन कैश तो लेंगे ही, और सिर्फ करंट पीरियड का लेंगे, सिर्फ करंट पीरियड की, जो आप करंट पीरियड की ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, जैसे 1 ईयर का होता है आपका, तो उसी ईयर से रिलेटेड आपने ट्रांजैक्शन लेनी है। यानी ना तो अगले साल की ट्रांजैक्शन का कुछ अमाउंट चाहिए, अगले साल की कोई फिगर चाहिए, ना ही पिछले साल की प्रीसीडिंग ईयर, ना प्रीसीडिंग ना नेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ आपको करंट ईयर की फिगर्स जो हैं वो शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। पॉइंट लिखो फिर। नंबर 6 में लिखें आप रेवेन्यू आइटम्स, revenue items relating to current year, current year only are recorded in income and expenditure account।
इसी के नीचे एक और पॉइंट बना लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो उसमें आप लिखें अमाउंट फॉर प्रीसीडिंग ईयर और नेक्स्ट ईयर आर टू बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड करना है उनको, मतलब अगर इंक्लूडेड होंगे या उसी में है तो हमें उसको छोड़ देना है या नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। ना तो मुझे अगले साल की कोई फिगर चाहिए और ना ही कोई पिछले साल से रिलेटेड अगर कोई फिगर गिवन है वो चाहिए। राइट, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात होगी, करंट ईयर की फिगर की, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस। तो दो बातों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम चाहिए तो रेवेन्यू को आप बॉक्स बना सकते हैं और करंट ईयर को आप बॉक्स बना सकते हैं। बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसी चीज का ध्यान रखना है, ये दो चीजें। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है ऊपर नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट हमें सिखाता है एक्सपेंसेस और इनकम, और वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्रूवल बेसिस वो हमें सिखाता है करंट ईयर। तो बस ये दो पॉइंट हमने याद कर लेने हैं। और कोई पॉइंट तो एक आधा और लिख सकते हैं फिर इससे। नंबर 7, तो लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, आओ जी। तो क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों ने याद किया होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए आप लिखो जी ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस स्लैश पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स या रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नेक्स्ट लाइन में लिख लें सिमिलरली all all gains एंड इनकम्स, या रिसिप्ट्स लिख लें, गेन या रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट्स इनकम ही होती हैं बेसिकली, आर क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, तो बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है जी, लो जी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। आओ जी नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों पहले थोड़ा सा समझ लो फिर नोट कर लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी बच्चों, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो पहला पॉइंट आपने रजिस्टर में लिखा हुआ है इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिख देते थे विद सम एडजस्टमेंट्स। आप उसमें एडजस्टमेंट भी कर देते थे कि कुछ आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, वो सब आप करते थे।
फिर आप कैश ट्रांजैक्शन भी लिखते थे और नॉन कैश भी, जो खर्चे नॉन कैश होते वो भी लिखते थे। ठीक है। और कुछ जो इनकम्स होती थी वो आप क्रेडिट साइड में डाल देते थे, लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी इनकम्स हैं आप क्रेडिट में, एक्सपेंसेस डेबिट में, ऐसे ही करते थे। बस यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के अपने जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनका जब हिसाब करती है, तो उसका एक तो पहले नाम चेंज कर दिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलने की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल दिया, नाम चेंज कर दिया पहले तो। ठीक है। मगर उसका नेचर, जो अकाउंटिंग के रूल हैं, वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। वो तो आपने नॉमिनल अकाउंट याद किया हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट कोई भी होगा, जैसे ये हमने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, द नेचर इज नॉमिनल, क्योंकि हम इसमें एक्सपेंस, खर्चों की बात करेंगे और इनकम्स की बात करेंगे। ठीक है। जो गेन्स, इनकम्स वगैरह हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसकी बात जब हम करते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो आओ जी, अकाउंट बनाते हैं फिर। तो डेबिट साइड में हम इसकी हेडिंग लिख देंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, तो डेबिट साइड में हेडिंग आ गई एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम लिख देंगे अमाउंट, अमाउंट या रुपीज का कॉलम। क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे इनकम और अमाउंट का कॉलम, बस। ठीक है। आओ जी, फिर इसको कैसे करना है? तो आपको बच्चों ऊपर पॉइंट लिखवाया है नंबर 5 पे, ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो डेबिट साइड में मुझे लेनी है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स। पेमेंट्स मतलब खर्चे। ठीक है। तो रेवेन्यू पेमेंट्स, एग्जांपल उसके, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं रेवेन्यू पेमेंट्स के जो खर्चे होते हैं, लाइक सैलरीज, रेंट हो गया, ठीक है, स्टेशनरीज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या इंटरेस्ट आप लिख सकते हो, इंटरेस्ट पेड। ठीक है। जो एक्सपेंस है, उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इन सब में आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अलोंग विद या आफ्टर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग, कॉमा, प्रीपेड, एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो बच्चों ये तो हो गया रेवेन्यू पेमेंट्स। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, इन दिस बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कोई ऐसा एक्सपेंस जो नॉन कैश हो, यानी रेवेन्यू पेमेंट्स के अलावा अगर कोई आपका ऐसा खर्चा जो कैश में नहीं पे किया जाता, वो भी आपने इसमें डेबिट में लिखना है। तो आप लिखें टू अदर एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स या लॉसेस। तो उसके हम एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो बच्चों बहुत अच्छा है कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी हम, जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में तो मिलता नहीं, रेवेन्यू पेमेंट नहीं होती, ये लॉस होता है जो हमने नुकसान, जो एसेट बेची है उस पर नुकसान हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई और गिवन हो तो वो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई लॉस या एक्सपेंस आपने डेबिट साइड में लेना है। ठीक है। चलो, अब आ जाओ इनकम साइड में। तो इनकम साइड में सबसे पहले आप लिखें कि बाय रेवेन्यू पेमेंट्स,
जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल बहुत सारे हैं, लिखो जी एग्जांपल। सबसे पहला मेन एग्जांपल सब्सक्रिप्शन। तो ये आप अपने वो जो पीछे पेज लिखा हुआ है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, वहां पर आपने सारे एग्जांपल ये नोट नोट किए हुए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, अच्छा एक सेकंड, इसको ठीक करो भाई, इसको ठीक करो। इनकम आनी है तो यहाँ पे लिखे रेवेन्यू रिसिट्स, पेमेंट्स लिख दिया। लो जी इसको ठीक कर लो। तो क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में बाय रेवेन्यू रिसिट्स, और ब्रैकेट में एग्जांपल सब्सक्रिप्शन तो भैया इनकम होती है, ठीक है, वो हमने लिखा था मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम है। इसके अलावा कोई भी डोनेशन होती है, जो जनरल डोनेशन, शॉर्ट टर्म डोनेशन वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें भी नोट कर लें कि आपको अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है वो भी आ जाएगी। तो आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। चलो उसके नीचे लिखें जी, अगर कोई और एक्स्ट्रा इनकम या गेन, अदर गेन्स या इनकम आपको गिवन है तो वो नीचे लिख देना। जिसमें एक एग्जांपल आपका बनता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। चलो, तो ये बच्चों बेसिक हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको खर्चे लेने हैं इस साल के करंट ईयर से रिलेटेड, ठीक है, और इनकम्स लेनी है करंट ईयर से रिलेटेड, सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू रिसेट्स। आप क्या करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते थे तो उसको आप लास्ट में करते थे बैलेंस, और बैलेंस करके आपको एक फिगर मिलती थी जिसको आप नाम देते थे, याद करो जल्दी से, क्या नाम देते थे सर जब डेबिट में बैलेंस आता था, डेबिट में बैलेंस आया तो आप उसको क्या नाम देते थे, नेट प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता था फिर आप उसे क्या लिखते थे सर, हम उसे लिखते थे बाय नेट लॉस। ऐसा ही होता था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप लिख देते थे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मगर बच्चों ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर कुछ डिफरेंस आता है एक्सपेंडिचर और इनकम्स का तो आप उसे प्रॉफिट टर्म नहीं देंगे, तो इसकी टर्म थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी टर्म हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम एक नया नाम देंगे। तो, तो इसको आप लिखें टू सरप्लस। और सरप्लस कब होगा, जब आपकी इनकम साइड बड़ी है एक्सपेंडिचर से। जब आपकी ये इनकम साइड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको नाम एक और बोल सकते हैं आप, एक्सेस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम बड़ी है एक्सपेंडिचर से, तो ये आपका हो जाएगा सरप्लस। और अगर आ गया आपका लॉस वाली साइड, यानी कि अगर आपकी इनकम कम है, इनकम कम है तो नेट लॉस तो लिखोगे नहीं, हाँ फिर इसका भी नाम चेंज करके लिखें बाय डेफिसिट, डेफिसिट, ठीक है जी। तो ये आपने बैलेंस निकालना होता है। तो ये आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब इसको नोट डाउन कर लें और लाओ थोड़े से पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम लेनी है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं लेनी, जैसे हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आपने एक पॉइंट बना रखा है
पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन नहीं लेनी, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन? तो कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन में जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, कैपिटल पेमेंट आप किसको बोलोगे? मैंने कोई फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज्ड, तो ये मेरी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मैंने एसेट खरीदी है। अब ये जो फर्नीचर परचेज्ड है, तो आप याद करो कि क्या कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में फर्नीचर परचेज लिखते थे? फर्नीचर परचेज्ड पी एंड एल अकाउंट में कभी डेबिट साइड में आपने लिखा? नहीं लिखा। ठीक है, क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये एसेट है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू खर्चे यहाँ पर लेने हैं। ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये फर्नीचर परचेज नहीं आता। ठीक है, तो आपने ये नहीं लिखना, तो ये नोट मत कर लेना। ठीक है, चलो। तो इसमें कोई कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन हमने नहीं लेनी। राइट। चलो आओ आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। तो बच्चों इससे पहले आपने अपने रजिस्टर में दो क्वेश्चन कर रखे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है। तो इसके आगे लिख सकते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 2 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। तो पहले हमने इस क्वेश्चन में से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, तो अब हम बनाएंगे सेम क्वेश्चन में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फिगर सेम है सारी, क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं, तो दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने रजिस्टर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले एग्जांपल नंबर 2 उसी में से ही देख के अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आओ जी स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। हाँ जी बच्चों, बना लिया? अकाउंट बना लो जल्दी से। आओ जी नोट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहली आइटम है कैश का बैलेंस है। तो बच्चों जो कैश बैलेंस है वो तो एसेट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स पे फोकस करना है, जो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे और रेवेन्यू इनकम्स होंगे। ठीक है, तो कैश बैलेंस ये तो फिर लेना नहीं, इसको छोड़ दो। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम होती है। क्या ये रेवेन्यू आइटम है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, मेंबरशिप फीस हर महीने मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो मेंबर से पैसा लिया जाता है, तो ये रिसीव है और इनकम है। तो इनकम कहाँ आएगी? लिखो फिर मेरे साथ साथ, क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। तो जितनी भी इनकम है आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद बच्चों गिवन है डोनेशन। तो डोनेशन भी इनकम होती है। जो एनजीओज होते हैं या एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन सोर्स डोनेशन ही होता है। ठीक है, तो डोनेशन से पैसा मिलता है और वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। अब ये जो डोनेशन है ये हमें देखना है कि क्या रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। तो बच्चों दो टाइप की डोनेशन होती है, एक होती है स्पेसिफिक, एक एक जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन में उसका पर्पस साथ में मेंशन होता है। जैसे यहाँ पर हमें लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड।
तो बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन का पैसा मिला है, तो ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखानी, तो इसको छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी एक कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना चार्ट देख सकते हैं, जो हमने पीछे चार्ट बना रखा है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, उनको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो फर्नीचर मेरी एसेट है, एसेट बेची है, क्या मेरी रेगुलर आइटम है, ये क्या रिकरिंग आइटम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैपिटल नेचर है, तो ये भी नहीं आएगी। ठीक है जी। उसके बाद सैलरीज पेड, तो सैलरीज पेड मेरा एक रेवेन्यू खर्चा है, तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखो फिर, टू सैलरीज 6,000, तो खर्चे सारे डेबिट करते जाओ। उसके बाद अब जल्दी से बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? परचेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो बच्चों फिर से एक एसेट खरीदी है। एसेट खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल पेमेंट है। ठीक है, तो ये नहीं लेना। बुक्स परचेज, तो बच्चों ये जो बुक्स हैं ये भी आप एसेट्स में ही काउंट करेंगे। जैसे एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक स्कूल है और उसकी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स पड़ी हैं, क्या वो एक्सपेंस माना जाएगा या उनकी एसेट्स होती हैं? तो बिल्कुल एसेट्स होती हैं। लाइब्रेरी में जितनी बुक्स पड़ी हैं वो लॉन्ग टर्म आपकी यूज होती है वहां पे, तो ये कैपिटल नेचर है, ये एक एसेट है। ठीक है, तो एसेट होने से ये कैपिटल बन गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन का मतलब है कि जो डोनेशन देने वाला है ना, उसने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया या पर्पस नहीं बताया कि वो डोनेशन किस लिए दे रहा है, तो ये एक नॉर्मल डोनेशन हो गई। और डोनेशन जो है ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जनरल डोनेशन है, तो रिसिप्ट्स में जाके लिखें जी, बाय डोनेशंस, और ये डोनेशन मेरी जनरल डोनेशन है। ठीक है, तो 18,000 पे इनकम हो गई। चलो ठीक है जी। नेक्स्ट, रेंट पेड, तो रेंट तो एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है जो हम मंथली बेसिस पे देते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया, टू रेंट लिख दो भाई जल्दी से, 42,000। उसके बाद आता है लेगेसीज, तो लेगेसीज बच्चों आपने लिखा हुआ है कैपिटल नेचर में, शायद लिखा हुआ है। लेगेसीज पहले होता क्या है? लेगेसीज होता है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो पर्सन कहता है कि मेरे मरने के बाद, वो अपनी विल में लिख जाता है, वो कहता है मेरे मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी, या वो कहता है ये मेरी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके बाद मान लो 3-4 प्रॉपर्टी हैं, तो बहुत अमीर आदमी था, वो कहता है कि मेरी ये जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद ये एक हॉस्पिटल के नाम कर दी जाए। ठीक है, तो इसके नाम कर दी जाए ये प्रॉपर्टी, तो इसको बोला जाएगा पहले तो लेगेसी। ठीक है, तो लेगेसी जो है, जो बाय विल कहीं से डोनेशन ही मिल रही है एक तरह से, वो डोनेट कर गया, मगर वो कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत में, मेरी विल में ये लिखा है कि ये प्रॉपर्टी इस हॉस्पिटल को या किसी स्कूल को या किसी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम वो अपनी प्रॉपर्टी कर गया। तो वहां से जो मिलने वाली जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो हमारी डोनेशन यानी लेगेसी इनकम में आ जाएगी। ठीक है ना, लेगेसी पहले तो उसका मतलब हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये लेगेसी, जैसे ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो इन काइंड हो जाएगी, प्रॉपर्टी तो एक जगह दे दी ना उसने। ठीक है, एक प्लेस दे दिया। ठीक है, या एक बड़ा सा मान लो उसका प्लॉट है, पार्क है, वो कह रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल बना दी जाए, तो हॉस्पिटल हो गया वहां पे, और यहाँ किसी हॉस्पिटल के नाम ही कर दी। अब अगर इस पर्सन ने, वो कहता है मेरे मरने के बाद जो बैंक में पैसा पड़ा है,
बैंक बैलेंस, वो सारा का सारा इस हॉस्पिटल के नाम कर दिया जाए, तो वो तो पहले तो रिसिप्ट्स माना जाएगा ना। वो तो फिर कैश ही मिल रहा है ना, एक तरह से कैश या बैंक के थ्रू मिल रहा है। और वो जो रिसिप्ट्स है वो भी लेगेसी हो गई। ठीक है, लेगेसी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ये कैपिटल नेचर की होती है या रेवेन्यू नेचर। कैपिटल या रेवेन्यू कुछ भी हो सकता है वैसे, ठीक है। तो हमने इसको कैपिटल रिसिप्ट्स में लिखा हुआ है। मगर जब ये साइलेंट हो, साइलेंट हो तो रेवेन्यू, साइलेंट मतलब इसका कोई अगर स्पेसिफिक पर्पस दे रखा है, कि वो कहता है कि ये जो बैंक बैलेंस मैं दे रहा हूँ, इससे ये हॉस्पिटल में एक बड़ी एक मशीन लगाई जाए। ठीक है, तो मान लो कोई स्कैनिंग मशीन है, ठीक है, या एक्सरे मशीन है, वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसने अपना पैसा जो है वो डोनेट किया है, तो फिर तो वो हो गई स्पेसिफिक। और फिर ये बन जाएगी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन। ठीक है। और अगर स्पेसिफिक पर्पस नहीं बता रखा, बस वो इसने ये बोला है ये बैंक बैलेंस जो है ये हॉस्पिटल के नाम कर दो, बस। अब वो हॉस्पिटल वाले उस पैसे से क्या करते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं या अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं या कोई और खर्चा करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये रेवेन्यू नेचर बन जाती है। ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम एक तरह से बन जाती है, रिसिप्ट बन जाती है। तो हमने यहाँ देखना है क्या लेगेसीज के साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन किया हुआ है, तो नहीं किया हुआ। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ऊपर से थर्ड आइटम, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड एक नेचर, एक उसका स्पेसिफिक पर्पस मेंशन कर दिया है कि ये जो डोनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाएगा, इसका पैसा। ठीक है, बिल्डिंग के लिए मिली है। तो ये एक स्पेसिफिक नेचर उसका मेंशन कर दिया। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये कैपिटल नेचर है। मगर अगली डोनेशन में कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये रेवेन्यू हो गई। अब लेगेसीज में भी कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं बता रखा, नहीं बता रखा। तो साइलेंट केस में जब नहीं बताया हुआ, डोनेशंस और लेगेसी जो भी हैं, अगर पर्पस नहीं बताया तो उसको रेवेन्यू माना जाएगा। क्लियर। तो ये अब हमारी बन जाती है रेवेन्यू। ठीक है, तो है क्या, ये इनकम है। इनकम थोड़ा सा हमने एग्जांपल नीचे समझा है। इनकम है तो लिखो फिर इनकम में, क्योंकि हम इसको रेवेन्यू मान रहे हैं। तो लेगेसीज 12,000 इनकम में आ गया। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट लास्ट ऑनरेरियम। ऑनरेरियम हमने ऑनर वर्ड से हमने समझा था कि अगर कोई स्पेसिफिक हम किसी को टेम्परेरी बेसिस पे या फिक्स सैलरी नहीं दे रहे, जैसे कोई कोच है, कोच हमने हायर किया है और उसके बदले में हम उसको, वो जो कोचिंग दे रहा है उसके बदले में हम उसको ऑनर करने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑनरेरियम, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है बिल्कुल। तो लिखो जी फिर ऑनरेरियम 20,000। तो बस सारी आइटम्स हो गई, फिगर्स हो गई। अब जल्दी से इसका बैलेंस निकालो। बैलेंस देखो किस साइड आ रहा है। तो बैलेंस बच्चों आपको मिल रहा है डेबिट साइड में शॉर्ट। तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू सरप्लस अमाउंट, बता दो। तो 17,000 आपको सरप्लस मिल गया। इसके ब्रैकेट में आप लिख लें, कई बार आपके सामने वर्ड यूज करेंगे वो क्वेश्चन में, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर। तो बस ये ब्रैकेट में लिख लें, इसका मतलब सरप्लस होता है। चलो,
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल वो करते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। और लास्ट में कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल राइट, तो इसमें दोनों ही अकाउंट बनाने हैं। तो पहले आप ड्रॉ कर लें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ तो बच्चों, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस किस को याद है, उसके रूल्स। तो बच्चों बहुत सिंपल होता है ये। लाओ एक बार पीछे देख लेते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने याद किया था कि कैश अकाउंट की तरह होता है ये। तो एक तो ओपनिंग बैलेंस इसका लेना है कैश बैंक का जो भी गिवन होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें कैश रिसिप्ट सारी डेबिट साइड में लिखनी है, वेदर इट इज कैपिटल वेदर इट इज रेवेन्यू, दोनों की दोनों आएंगी, ठीक है। तो दोनों रिसिप्ट्स जो हैं, अब इसमें नहीं हमने क्लासिफाई करना होता कि भाई रेवेन्यू है या कैपिटल, दोनों ही लेनी है रिसिप्ट साइड में। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि नॉन कैश नहीं होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कैश होना चाहिए, कैश इन्वॉल्व होगा। और पेमेंट साइड में आपने कैश पेमेंट सारी की सारी ले लेनी है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो। और लास्ट में हम उसका बैलेंस जो है कैरी डाउन निकाल लें, ठीक है। तो आओ जी, बहुत ही सिंपल अकाउंट है, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जल्दी से आप लोग बना लो। तो आप लोग बनाओ, फिर चेक करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 2000 डेबिट साइड में आ गया। उसके बाद गिवन है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, बैंक का बैलेंस। तो इसको आप लिख देंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट लिख दो चाहे, और 11,000 पे आ गया। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप फी रिसीव्ड। तो आप लिख दें डेबिट में टू मेंबरशिप फीस, या इसको सब्सक्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, ये सब्सक्रिप्शन ही होती है। तो मेंबरशिप फी तो रिसीव्ड है पूरी की पूरी 15,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो टिकट्स।
तो बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक चैरिटी शो अरेंज किया है, और चैरिटी शो एक शो आइटम उसकी टिकट्स बेची है। तो प्रोसीड्स का मतलब है कि पैसा आना, प्रोसीड्स का मतलब पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो आप लिखें फिर इसको रिसिप्ट्स में, टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो टिकट्स, टिकट बेच के कुछ पैसा आया है, 7500 की कलेक्शन हुई है, आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली है, ग्रांट मिली है, तो ग्रांट रिसिप्ट्स में आ जाएगा 6000, ठीक है जी। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, अब वो जो चैरिटी शो हमने किया था ये, तो उसके ऊपर कुछ खर्चा भी किया गया है, तो चैरिटी शो एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में आप दिखा देंगे, एक्सपेंसेस पे किए गए होंगे 8000 के खर्चा, ठीक है जी। चलो उसके बाद है बुक्स परचेज्ड, तो बुक्स हमारी एसेट्स होती हैं, परचेज किया है तो इसका मतलब पे किया होगा, तो आप लिखें पेमेंट में बाय बुक्स परचेज्ड, ये एक कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल नेचर की पेमेंट है, ठीक है। तो कैपिटल पेमेंट मतलब आपने लॉन्ग टर्म कोई एसेट खरीदी है 12,000 रुपए। इसके बाद डेप्रिसिएशन बताओ जल्दी से कहाँ पर आएगा, डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन जो है वो तो नॉन कैश होती है, ना तो वो पैसा आ रहा है और ना ही हम कुछ पे कर रहे हैं, तो ये नहीं लेना, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद लॉकर रेंट, लॉकर रेंट तो इसको आप लिख दो फिर सीधा सीधा इनकम में, ये हम समझ चुके हैं पहले आया था। फिर लॉकर की फैसिलिटी जो है अपने मेंबर को दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे उसका कुछ रेंट रिकवर किया है, रिसीव किया है, तो इनकम है, लिखो जी रेवेन्यू इनकम है बिल्कुल। उसके बाद है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है, तो आप लिखें बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है जी। तो बच्चों इसमें कैश का बैलेंस गिवन है 3000 रुपये, अब कैरेड डाउन तो ऑलरेडी गिवन है, तो बैलेंस क्या आएगा, तो इसमें आप इसको पहले डिफरेंस निकालें, और कैश का बैलेंस आपको गिवन है, और बाकी जो बैलेंस आएगा वो फिर आपका बैंक का बैलेंस हो सकता है। अब बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो बेटर है पहले आप टोटल एक बार कर लें, ठीक है। टोटल करो जी जल्दी से। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 34,000, तो इसका मतलब डेबिट साइड में आपका शॉर्ट आ रहा है बैलेंस यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बैलेंस यहाँ लिखें कितना आया 1500 रुपये, और इसको आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रैकेट में आप लिखते हैं ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब बच्चों दूसरा हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी के नीचे हम ड्रॉ कर देते हैं। अब उसको बनाने के दो तरीके हैं, तो एक तो ओरिजिनल क्वेश्चन में से आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने बनाया है, ओरिजिनल क्वेश्चन में से फिगर्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका होता है कई बार क्वेश्चन आपको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे देगा ऐसे,
ठीक है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के देगा, तो उसमें से आपको बोला जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो आपको ओरिजिनल ट्रांजेक्शन नहीं देगा, तो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन नहीं देगा, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में से ही आपने पिक करनी है ट्रांजेक्शन। तो आओ जी, इस क्वेश्चन में, इसमें हम ट्राई करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाने की। ठीक है, तो बनाओ मेरे साथ साथ। हाँ जी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फोकस करना है मेनली। ठीक है, तो आपके पास दो साइड्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट साइड में जितने भी इनकम, जो पैसा आ रहा है वो सारा कुछ है, और पेमेंट साइड में जो आप पैसे दे रहे हो। तो एक बार पीछे जाते हैं, जहां आपने फॉर्मेट बनाया था रिसेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जैसे ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं डायरेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में से बना रहा हूँ अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बनाओ, देखो कैसे बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपने इसको नोट नहीं करना, बस 2 मिनट समझ लो, फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं ना इसमें पेमेंट साइड में आ जाऊंगा। पेमेंट साइड में ओपनिंग बैलेंस, बैंक का बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस तो नहीं चाहिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ना कैश का ना बैंक का। तो मुझे देखना है कि पेमेंट्स कौन सी दे रखी हैं, बस कैश पेमेंट्स। अब कैश पेमेंट में दो गिवन है, कैपिटल और रेवेन्यू। तो जो कैपिटल नेचर है वो तो ठीक है, पेमेंट साइड में रहने दो। जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन है, हमें वो सिर्फ उठा के नीचे लिखनी है। तो यहाँ से मैं रेवेन्यू नेचर को नीचे ले जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा टू रेवेन्यू पेमेंट्स। तो ये हमने नोट किया हुआ है, आपने देखो पीछे रजिस्टर में लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स आएंगी। ठीक है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी रेवेन्यू पेमेंट्स। उसके बाद कैरी डाउन ऑफ कैश, ये भी नहीं मुझे चाहिए क्योंकि ये एसेट है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट को नीचे उतारना है। और कहाँ उतारना है? आपने पेमेंट, पेमेंट तो खर्चे होते हैं, तो वो आपने क्रॉस करके डेबिट साइड में आ गया। तो पहले ये इतना पॉइंट अपने माइंड में फिट कर लो कि भैया जो रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो मुझे पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड अकाउंट में, क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में मिल जाएगी। और वो मेरे खर्चे होते हैं, खर्चे मैंने डेबिट साइड में लिख देने हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनकम्स। तो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स या रेवेन्यू रिसीट्स, वो ये रही। इसको क्रॉस करके आपने, क्योंकि रिसीट्स हम इनकम साइड, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से क्या क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ दो आइटम्स, रेवेन्यू पेमेंट्स डेबिट साइड में और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्रॉस करके क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जैसे अदर एक्सपेंस हमने लिखे हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग है, तो वो सब हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, आओ एक बना के देखते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से, तो सबसे पहले आप पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में ओवरड्राफ्ट गिवन है, नहीं चाहिए, छोड़ दो। उसके बाद गिवन है चैरिटी शो एक्सपेंसेस। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, तो ये बिल्कुल रेवेन्यू नेचर का है, एक शो करवाया है चैरिटी शो। ठीक है, या जैसे एनुअल फंक्शन होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, एनुअल फंक्शन कोई करवाया है तो वो एक पर्टिकुलर डे का है, कोई लॉन्ग टर्म थोड़ा ना है वो। ठीक है, तो उस दिन कुछ खर्चा हुआ, खर्चा रेवेन्यू नेचर है, इसको क्रॉस करके आप डेबिट साइड में लिखते हैं, टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 8,000। ठीक है जी। उसके बाद गिवन है बच्चों बुक्स परचेज्ड। तो बुक्स परचेज, ये तो कोई एसेट है, ये कैपिटल नेचर की है, तो ये आपको नहीं चाहिए, बस। और उसके बाद कैरी डाउन कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस तो वैसे नहीं चाहिए, इसको भी छोड़ दो। अब आ जाओ डेबिट साइड, रिसिट साइड में। तो रिसिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस नहीं चाहिए, छोड़ दो।
उसके बाद है मेंबरशिप फीस, हाँ जी बिल्कुल चाहिए। मेंबरशिप फीस आपकी सब्सक्रिप्शन होती है, मेन इनकम है। इनकम है तो इसको क्रेडिट साइड में ले आओ। तो लिखो जी, बाय मेंबरशिप फी। बाय मेंबरशिप फीस 15,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद सर गिवन है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो टिकट्स। तो वो जो शो करवाया था उससे कुछ टिकट के पैसे भी कुछ सेल करके टिकट के पैसे मिले हैं, तो ये भी रेवेन्यू है। रेवेन्यू इनकम बन गई है। तो लिख दो फिर, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो टिकट्स, टिकट्स कलेक्शन 7,500। ठीक है जी। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट्स। बच्चों गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, अब अगर उसका स्पेसिफिक पर्पस गिवन है, ठीक है, तो फिर तो वो कैपिटल नेचर है। और अगर नहीं गिवन है तो फिर वो रेवेन्यू नेचर है। ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पस तो कुछ बताया नहीं है, तो लिख दो फिर, ये भी इनकम बन गई। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल गई। जैसे गवर्नमेंट जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो कहाँ से चलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल? वहाँ पैसा कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट देती है। ठीक है। गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है, कुछ ग्रांट देती है। कुछ स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पैसा कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो गवर्नमेंट हर स्कूल को, हर गवर्नमेंट स्कूल को मतलब अपना अपना सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं। तो इनकम है वो, हर साल मिलते हैं, तो हर साल की इनकम हो जाएगी। ठीक है, 6,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद लॉकर रेंट, ये तो हम समझ चुके हैं कि लॉकर रेंट अपने मेंबर्स से कुछ पैसा लिया जाता है लॉकर सर्विस के लिए, तो 2,000 की इनकम। उसके बाद कैरेट डाउन गिवन है ओवरड्राफ्ट, ये तो एसेट है, सॉरी लाइबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी। तो एसेट और लाइबिलिटी हमने नहीं लेनी, ये कैपिटल नेचर है। ठीक है जी। सर हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं बच्चों, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो आपने क्रॉस करके नोट कर लिया। अब इसमें से आपको चेक करना है कि ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ना आ रही हो और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन को भी चेक कर लो। ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में बच्चों एक आइटम आ रही थी डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में ले लिया था। डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश होती है, मगर ये है तो एक्सपेंस ना। ठीक है, तो लिखो फिर इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये, बस बाकी सब आप ले चुके हो। ठीक है, तो इसको भी बैलेंस करो। तो बैलेंस आपको मिल रहा है टू सरप्लस। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 18500। तो ये बच्चों आपका हो गया सिंपल सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है जी। और एमसीक्यूज भी काफी सारे करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।